बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के अंतर्गत कार्यरत कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB के शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 के लिए एक नया टेस्ट विकसित किया है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR यानी कि RT-PCR टेस्ट के रूप में जाना जाता है। ये टेस्ट किफायती है और तकनीकी रूप से पेचीदा भी नहीं है। वर्तमान में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा स्वीकृत मुख्य कोविड परीक्षण प्रोटोकॉल को RT-PCR परीक्षण कहा जाता है, जिसका अर्थ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। RT-PCR की खास बात यह है कि CCMB की टीम द्वारा तैयार किए गए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों प्रकार के टेस्ट के परिणामों की तुलना करने के क्रम में शोधकर्ताओं ने पाया कि मानक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट में वास्तविक परीक्षण परिदृश्य में कम पहचान क्षमता यानी कि महज 50% से कम हो सकती है, जो कई नमूनों में कम वायरल की वजह से हो सकता है। दूसरी तरफ नेजो फेरेंजियल स्वैब नमूनों से अलग किए गए RNA को पहले 2 RT-PCR टेस्टों में से एक का उपयोग करके परीक्षण किया गया। RT-PCR का उपयोग करके भी जांच की गई और परिणामों की तुलना की गई। शोध में पाया गया कि दोनों मानक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्वांटिटेटिव PCR टेस्ट एक साथ लेने पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा ज्ञात नमूनों के 90% को पहचानने में सक्षम था। हालांकि परीक्षण की इस प्रणाली को ICMR से अनुमोदन की प्रतीक्षा है। CSIR CCMB हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर राकेश के मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। RT-PCR, RT का मतलब हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और N मतलब हुआ नेस्टेड PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये तो इसका पूरा नाम हुआ। इसमें इसको एक्चुअली कोविड-19 के लिए ये करना होता है कि हम उसके पहले जो सैंपल्स हैं उसमें वायरस जो होते हैं उनसे RNA निकालते हैं उसका। तो फिर उस RNA को एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उससे उस RNA जो वायरस का RNA उसको DNA में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब DNA में कन्वर्ट होने के बाद ये PCR का सबस्ट्रेट बन जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे कि 2-4 मॉलिक्यूल्स को भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एम्प्लीफाई करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत कम लेवल इन्फेक्शन या DNA के जो मॉलिक्यूल बहुत कम हैं उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। नेस्टेड PCR जो होता है वो अभी जैसे कोविड-19 में RT करने के बाद फिर रियल टाइम PCR करते हैं, उसको जो क्वांटिटेटिव PCR बोलते हैं। और वो जैसे PCR एम्प्लीफाई होता जाता है, एक फ्लोरेसेंस सिग्नल आता है, मशीन होती है उसकी, RT-PCR मशीन उसको बोलते हैं, उसमें करते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बाद जो DNA टेम्पलेट बना उसको हम एक राउंड PCR करते हैं, जिससे कि वायरस का एक बड़ा हिस्सा एम्प्लीफाई होगा। मान लीजिए कि जैसे कि हमने 500 न्यूक्लियोटाइड का लंबा हिस्सा जो है उससे एम्प्लीफाई किया, लेकिन वो मात्रा उसकी इतनी कम होती है कि वो दिखेगा नहीं। फिर हम उसके बाद उसी सैंपल में दूसरा PCR करते हैं, उसको सेकेंडरी PCR बोलते हैं या नेस्टेड PCR। वो 500 के अंदर से ही हम अब 200-250 या 300 वाला हिस्सा एम्प्लीफाई करेंगे दोबारा। अब चूंकि शुरू में बहुत कम मॉलिक्यूल रहे होंगे, पहले राउंड में थोड़े और मॉलिक्यूल बन गए, लेकिन दूसरे राउंड में जब हम करेंगे तो वो जो है अच्छी तरह से एम्प्लीफाई होता है। इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है। इसलिए हमने ये देखा कि बहुत सारे सैंपल जिसमें हम वायरस नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं नॉर्मली, उसमें इस मेथड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हर मेथड का अपना लिमिट होता है। किसी में अब 10 मॉलिक्यूल है, उसके बाद अगर उससे भी कम है तो नहीं दिखेगा, लेकिन इस टेक्निक से दिखेगा। तो अब इसमें ये हुआ कि आपको RT-PCR मशीन की ज़रूरत नहीं, वो जो सबसे महंगी मशीन है जो इसमें आती है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो केमिकल आते हैं, जो RT किट होती है, वो भी महंगी होती है। एक टेस्ट के लिए 800 से 1200 तक का उसमें एक्सपेंस आता है। जबकि नेस्टेड PCR तो सिंपल PCR है, इसमें आप 100-200 में भी कर सकते हैं वो, लेकिन इतना ही है कि ये मैनुअल होगा और लैब में करना होगा तो थोड़ा स्लो होगा मैनुअल हो जाने के बाद, जबकि मशीन में करने पे हम 100-200 एक साथ कर सकते हैं। अगर जैसे आपको 100 टेस्ट करना है तो उतना ही समय लगेगा, लेकिन अगर आपको 500 करना है तो आप इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसके स्केलिंग अप नहीं कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि
आप कहीं छोटी जगहों पे जहाँ पे आरटी मशीन नहीं है या ऐसा टेक्नीशियंस नहीं है या सप्लाई है, आप सस्ता करना चाहते हैं, लेकिन वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं है, आप 200, 100 ऐसे पर डे करना है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे इसको आसानी से कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में अपना इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हर कोई अलग-अलग तरीका अपना रहा है। खास तौर पर वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो ज्यादा परेशान हैं, मगर ऐसे लोग जिनका रोग प्रतिरोधक तंत्र कमजोर है, उन्हें आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि CSIR IHBT पालमपुर के वैज्ञानिकों ने रेडी टू ईट आयुर्वेदिक खिचड़ी का विकास किया है। इसके व्यावसायिक उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की गई है। आसानी से पचने की वजह से इसका उपयोग आयुर्वेदिक सफाई चिकित्सा में भी किया जा सकता है। ये सात्विक भोजन है, हर आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है और ये संक्रमण से भी बचाती है। इस आयुर्वेदिक खिचड़ी में चावल, दाल, आंवला, मेथी, पुदीना, हल्दी और हरड़ को डाला जाता है। बाजार में गुणों के आधार पर खिचड़ी को अलग अलग मूल्यों पर बिक्री के लिए रखा गया है। साधारण आलू, न्यूट्री, चावल और मसालों से युक्त 425 ग्राम के डिब्बे की कीमत 50 से 55 रुपए और हर्बल खिचड़ी का डिब्बा 100 रुपए में मिलता है। इंस्टेंट आयुर्वेदिक खिचड़ी को दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में व्यावसायिक तौर पर तैयार किया जा रहा है। केरल में आपदा, उड़ीसा में चक्रवात और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में मजदूरों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान खाने के लिए ये खिचड़ी तैयार की जा रही है। संस्थान ने व्यावसायिक उत्पादन के लिए मेसर्स क्यूब इंक लुधियाना, मेसर्स सह एग्रीटेक काशीपुर उत्तराखंड और मेसर्स डेक्स्टर रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेनिक्स इंक लिमिटेड नई दिल्ली को तकनीक हस्तांतरित की है। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। खिचड़ी एक बहुत ही पौष्टिक खाद्य पदार्थ है हमारे हिंदुस्तान का, जिसमें एक बड़ी बैलेंस क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, साथ साथ फैट्स भी मिलते हैं बड़े बैलेंस क्वांटिटी में। आयुर्वेद में भी खिचड़ी के बारे में वर्णन किया गया है और खासकर जब हमने आयुर्वेदिक खिचड़ी बनाई तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट उसमें डाले, जैसे आंवला, जैसे इसमें मेथी के बीज। तो उससे क्या होता है कि खिचड़ी के औषधीय गुणों में वृद्धि हुई है। और हमने क्या किया कि ये चूंकि घर घर तक पहुंचे, किसी को बनाने में तकलीफ ना हो, तो हमने रेडी टू ईट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। और खासकर इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि बिना कोई केमिकल डाले, बिना कोई प्रिजर्वेटिव डाले हमारा खाना 1 साल तक प्रिजर्व रह सकता है। और इसको हम टिन के पैक में बंद करके हम कहीं पर भी भेज सकते हैं। ये हमारी इस टेक्नोलॉजी की खासियत है। अभी हमने 3-4 कंपनियों को दिया हुआ है टेक्नोलॉजी खिचड़ी बनाने की, और वो इसका उत्पादन करते हैं। और जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई आपदा आती है, तो हम इसके अलग अलग वेरिएंट भी तैयार करते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि अभी कोविड महामारी हुई, अभी आपको पता है कि उड़ीसा में साइक्लोन आया। ऐसी महामारी में क्या है कि जो लोग होते हैं उनको कई बार खाने की किल्लत पड़ जाती है। उनको ऐसे में रेडी टू ईट होलसम फूड चाहिए जो न्यूट्रिशियस हो। तो हमने क्या किया, इस खिचड़ी को थोड़ा सा रूपांतरित किया। हमने इसमें आलू वगैरह डाल के और इस तरीके से इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जिससे और ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाए। और खासकर जैसे अब क्वारंटाइन में जो लोग हैं, रात बेरात पहुंचते हैं, उनको कुछ खाने को मिलना जरूरी है जो पौष्टिक हो। तो ऐसे में हमारी खिचड़ी बड़ी मददगार सिद्ध हुई। और यहाँ पे हमने उनके लिए आलू वगैरह डाल के इस तरीके से हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और हमने उसको फिर दाल चावल आलू मिक्स का नाम दिया बजाय एक सामान्य खिचड़ी के, जिससे कि लोगों को ये भी ना लगे कि कई बार ऐसा होता है कि खिचड़ी को अगर आपने आलू दाल चावल बोला तो उसकी एक साइकोलॉजिकली एक अलग इफेक्ट आता है। तो हमने लोगों को उस तरीके से प्रस्तुत किया। और खासकर करीब 3 लाख केन के आसपास ही हमने अभी उड़ीसा वाली जो समस्या थी उसके अंदर भी हमने ये मुहैया कराई थी खिचड़ी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बायरेक द्वारा बायो कन्वेंशन के अंतर्गत बायो इंडिया द्विपक्षीय चर्चा में योगदान दिया गया है। इस मंच के माध्यम से कोविड के बाद की परिस्थितियों पर विचार करते हुए जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के माध्यम से विभिन्न समस्याओं के समाधान के प्रयासों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
इस मंच के माध्यम से भारत को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाने संबंधी नीतियों पर भी मंथन किया गया। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाजत। नमस्कार।